हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं बॉर्न हेबर के अनुप्रयोग, साथ में बॉर्न हेबर चक्र क्या होता है, साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं आज पूरा। तो थोड़ा सा टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए थोड़ा टफ है, तो मैं इसको ईजी करके इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फुल फोकस करना है, थोड़ा सा मिस मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस अगर कर जाते हैं तो पूरा समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एंड तक देखेंगे वीडियो। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि बॉर्न तथा हेबर चक्र क्या होता है और उसके अनुप्रयोग, ये हमारा हेडिंग है, टॉपिक है। अब इससे समझने से पहले यहाँ पर दो चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाता है तो आपको इजी लगेगा बॉर्न और हेबर चक्र क्या होता है उसके बारे में। तो पहला है इसमें जालक ऊर्जा का मतलब, और सेकेंड है इसमें संभवन ऊष्मा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जालक ऊर्जा। देखो, वैसे आपको नाम से ही क्लियर है जालक का मतलब क्या होता है। एक जालक क्रिस्टल, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ का टुकड़ा ना, जैसे कि आपने देखा होगा नमक का टुकड़ा, है ना, वो मतलब पिसा हुआ नमक नहीं भैया, जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, ठीक है, वो बात कर रहा हूँ। तो वो क्रिस्टल है ना, ठोस। अब यहाँ पर समझना, जैसे कि जालक ऊर्जा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यदि हमारे पास में एक है धातु और दूसरा है अधातु, समझना बात को ध्यान से, इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास में है एक धातु जो कि वो सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा अधातु है, ठीक है, जो कि वो गैसीय फॉर्म में है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये धातु होता है, उसको हम बदलते हैं गैसीय फॉर्म में, ठीक है, पहले से ये गैसीय फॉर्म में है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आयनित करेंगे, ठीक है। अब आयनित कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आयनित करेंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकलेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यानी कि हुआ ये कि यहाँ पर धातु और अधातु होते हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और उस दौरान उनमें आयन बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको धातु को मान लेता हूँ Na है और Cl इसमें मान लेता हूँ Cl, ठीक है। तो Na होता है वो आपका है गैसीय फॉर्म में। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है Na+ और इसमें हो जाएगा, जोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा Cl-। तो ये बन गया हिसाब आयन और ये बन गए आयन, और उस दौरान यहाँ पर ये दोनों आयन होते हैं वो आकर्षण के माध्यम से, है ना, उनके प्यार मोहब्बत के माध्यम से जुड़ जाते हैं और एक ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपका NaCl बन जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में एक क्रिस्टल बन जाएगा। अब बात यहाँ पर ये नहीं रुकती है कि इसका मतलब क्रिस्टल बन गया तो हमको पता है ना, अब पता है तो क्यों बता रहे, समझना ध्यान से। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब Na है, Cl है, Na+ है, Cl- है, उनके मध्य आकर्षण हुआ और NaCl का क्रिस्टल बन गया, ऐसा होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि ऐसा होगा भाई तो उसमें कुछ कंडीशन भी लगती है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आकर्षण हो गया और क्रिस्टल बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो यही यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बॉर्न तथा हेबर ने अच्छी तरह से समझाया एक साइकिल के माध्यम से, ठीक है। उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से नहीं निकाल सकते। किसका मान, जालक ऊर्जा का मान हम इसको एक चक्र के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से समझा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। अब बात रही इसकी, मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने देखा NaCl बन गया। आपके चित्र में यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा होगा NaCl का क्रिस्टल। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से कि NaCl का क्रिस्टल तो बना, उस दौरान यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी होती है भाई साहब, रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा। सिंपल सी बात है, हमारे पास में धातु है और दूसरा अधातु है।
ये होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से आयन बनाते हैं, धनायन प्लस ऋणायन बनाते हैं। धनायन ऋणायन को आप जानते हैं हर एक का विपरीत अगर आवेश होता है तो वो क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे और यहाँ पर आपका एक क्रिस्टल बनेगा। और ये क्रिस्टल होता है बनते समय यहाँ से एनर्जी जो बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं जालक ऊर्जा। सिंपल है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। NaCl होता है वो बनने से एनर्जी जो बाहर निकले उसको हमने नाम दे दिया जालक ऊर्जा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई साहब बना है तो ऊर्जा बाहर निकली है। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि अगर कोई चीज़ बनती है तो बनने से वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, और दूसरी चीज़ आपको कहूँगा कि कोई चीज़ को अगर तोड़ना है तो वहाँ पर तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है तो इसको हम दर्शाएंगे नेगेटिव में, और यदि हम किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, वो दोनों चीज़ आगे काम आएगी, इसलिए आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इस चीज़ को पढ़िए एक बार, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब इसको अगर दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास में मेटल है, एम का मतलब मेटल होता है, धातु होता है, और इसकी यहाँ पर धनावेश है, ये गैस फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास में कोई भी अधातु है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, ये भैया भी गैसीय फॉर्म में है, एंड जुड़ने के पश्चात ये बन जाएगा Mn प्लस में, और X ये नेगेटिव है, और ये आपका इधर आ जाएगा N। ठीक है, इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। ये है आपका सॉलिड फॉर्म में दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर M की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में M का मतलब होता है, यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर X का मतलब आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। और N का मतलब होता है मोल। ठीक है, यहाँ पर N का मतलब होता है मोल। ओके, हाँ देखिए इसको पढ़िए। धातु तथा अधातु पहले गैसीय अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। धातु तथा अधातु होते हैं पहले गैसीय अवस्था में आएंगे, उस दौरान यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, एंड धनायन तथा ऋणायन होता है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, ये गैसीय आयन होंगे वो संगनित होकर के है ना मिलेंगे, और मिलने से ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जिससे ऊर्जा होती है वो निकलती है बाहर, और यह ऊर्जा जिसे हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं यू से। किसे दर्शाते हैं, यू से। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस में यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर हमारे पास में जालक ऊर्जा निकली यू, तो ये हो जाएगी जालक ऊर्जा। ठीक है, एंड अब हम समझते हैं संवहन ऊष्मा क्या होती है। देखिए संवहन ऊष्मा से कोई यहाँ पर ज़्यादा, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं वैसा ये बोल रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन लग जाती है, वो है आपका 1 मोल। यदि हम जो भी क्रिस्टल बन रहा है उसको अगर 1 मोल ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं संवहन ऊष्मा। जैसे 1 मोल ठोस क्रिस्टल का निर्माण, और वही हो रहा है इधर, ठोस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, और उस दौरान निकलने वाली ऊर्जा, तो उस दौरान निकलने वाली ऊर्जा अर्थात तो ऊर्जा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संवहन ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल ठोस अगर उसका निर्माण कर रहे हैं तो उस दौरान अगर ऊर्जा जो निकलेगी उसको हम बोलते हैं संवहन ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्सन नहीं है। ठीक है, तो इसे हम दर्शाते हैं डेल्टा HF से, या फिर Q से दर्शाते हैं, है ना, और इसका मान कितना होगा, माइनस नेगेटिव होगा। हाँ, ये भी बात ध्यान रखिए कि इसका मान भी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो आपकी जालक ऊर्जा होगी ना उसका मान भी हम नेगेटिव में ही लिखेंगे, नेगेटिव U में लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव होता है। तो फटाफट से आप काम कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे बोर्न जो हैबर चक्र होता है वो क्या होता है।
तो हाँ जी, अब दोस्तों हम देखते हैं कि बॉर्न हेबर चक्र जो होता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि जालक ऊर्जा क्या होती है। अगर हम किसी भी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का निर्धारण करना चाहते हैं, उसका मान निकालना चाहते हैं, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है, उसका अगर जालक ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर बॉर्न हेबर चक्र का। किसका प्रयोग करते हैं? बॉर्न हेबर चक्र का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी डेफिनेशन लिख दी है और आगे मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तब कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए इसके बाद सेकंड है ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या होती है, इसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब ठोस से हम सीधे, ठोस को अगर सीधे हम गैस में बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर किसी धातु को लेकर के चलेंगे तो उसके लिए वो कहलाएगी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, देन 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, आयनन विभव और दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए इसका मतलब क्या होता है? आयनन विभव को आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी भी गैसीय परमाणु होता है उसके बाह्यतम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अगर बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के लिए जो भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता ये है कि यदि हमारे पास में कोई भी गैसीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में अगर हमको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझिए ध्यान से, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बाहर निकल रही है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, एस पॉजिटिव होगा और आई भी पॉजिटिव होगा। जब हम आगे देखेंगे कि बॉर्न हेबर समीकरण होता है उसमें इसका माइनस प्लस क्या होता है वो। ठीक है, देखिए इसकी रेफरेंस एक बार सारी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, बॉर्न हेबर चक्र की सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, हम बॉर्न जो चक्र होता है, बॉर्न हेबर चक्र होता है, उसके माध्यम से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, यह किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, देखिए और भी क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, यह किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, ठीक है, तत्वों के आयनन विभव एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बाद वाष्पन है एंड वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बनाने वाली ऊष्मा एक गतिक चक्र है। और इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी अभिकारक है उसमें जो भी ऊर्जा है और बाद में देखेंगे उत्पाद बनेगा उसमें ऊर्जा परिवर्तन देखेंगे, दोनों का इक्वल होगा। अर्थात अगर माइनस प्लस करते हैं तो उसका मान 0 आएगा, अर्थात पूर्ण अभिक्रिया में जो भी ऊर्जा परिवर्तन होगा उसका मान 0 होगा। ठीक है, इस बात को मैंने लिखा है यहाँ पर, समझिए ध्यान से कि अभिकारकों से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। अर्थात अभिक्रिया होता है उसका पद तो परिवर्तित हो सकता है लेकिन जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो सदैव क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, जब अभिकारकों से उत्पाद बनता है तब एंड से देखा जाए माइनस प्लस करेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात पूर्ण चक्र के दौरान हम देखते हैं तो कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना आता है? 0 आता है। अभी आपको यह सारा डेफिनेशन ऊपर से जा रहा होगा, हम एग्जांपल लेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा ये क्या चीज़ होती है। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, अभी आपको जस्ट मैंने बता दिया। ठोस सोडियम धातु को सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। ठोस है उसको सीधे अगर गैस में ले जाते हैं उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस प्रक्रम में हम आवश्यक जो भी ऊष्मा होगी उसको सोडियम धातु की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। इसका नाम है आयनन विभव आई। इसमें क्या होगा? गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता यही होगा कि गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, ये ई है, ये भी हो लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भाई साहब किस प्रकार से हम
बॉर्न हेबर जो होता है इसके चक्र को समझ लेते हैं। जालक ऊर्जा किस प्रकार से निकलता है, उसका मान, क्रिस्टल जालक का मान किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि NaCl का निर्माण। हम बेसिकली क्या जानते हैं, हम बेसिकली ये जानते हैं कि Na+ होता है और Cl- होता है। ये अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या मिल जाता है, हमको NaCl मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है और ये कहानी हम आज देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने टोटल 5 स्टेप लिखी है और उस 5 स्टेप में आपको हर एक स्टेप में अलग अलग देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो काम कर रहे वो एंड साथ में ऊर्जा का मान। देखिए अगर मैं पहले स्टेप की बात करता हूँ तो पहला स्टेप है कि सोडियम का है ना, Na मैंने लिखा है शॉर्ट में, सोडियम का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले आपका सोडियम होगा वो ठोस अवस्था में होगा, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा गैसीय अवस्था में। तो देखिए भैया, हमारे पास में अगर इसको गैसीय अवस्था में बदलना चाहते हैं तो अगर ठोस से वो अगर गैस में बदल रहा है, ठोस से अगर सीधा वो गैस में बदल रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग जानते हैं वहाँ पर कौन सी ऊष्मा काम आती है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा काम आती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन काम में आती है। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वपातन ऊष्मा S काम में लेते हैं हम। अब यहाँ पर जो ऊष्मा का जो मान होता है वो निकल के आएगा कितना, 26 किलो कैलोरी प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, देखते हम। जैसे हमारे पास में सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं। यदि हम इसको क्या देते हैं भैया, हम इसको ऊर्ध्वपातन ऊष्मा देते हैं प्लस ऐड करते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, और उस टाइम पे यहाँ पर हमारा एनर्जी का मान हो जाएगा 26 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, तो ये आपका सोडियम होता है वो बदल जाता है गैसीय फॉर्म में। देखिए G मतलब गैसीय फॉर्म, S मतलब सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मतलब ठोस अवस्था। तो ये पहली स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो आपका बदल गया है गैसीय फॉर्म में, इसको हमको क्या करना, आयनित करना है। आयनित करना मतलब क्या करना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं भैया, तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, और वो ऊर्जा कहलाती है हमारे पास में आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव कह सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम धनायन का निर्माण कैसे होगा देखते हैं हम। अब जो हमारे पास में गैसीय अवस्था में बदल गया है सोडियम, ठीक है, उसमें हम अगर ऐड कर देते हैं आयनन विभव, तो भाई साहब ये अपने में से बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो आ जाएगा Na+, ये गैसीय फॉर्म में ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, देन इसमें एनर्जी का जो मान होगा वो कितना होगा, 118 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर सोडियम होता है वो आयनित हो गया है, इधर तक आपका काम खलास। ठीक है, धनायन बन गया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं क्लोरीन की बात। देखिए क्लोरीन है वो पहले से गैसीय अवस्था में होता है। जब पहले से वो गैसीय अवस्था में होता है तो उसको गैस में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, मतलब और गैस में नहीं बदल सकते, गैसीय अवस्था में तो सीधा। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आपने देखा होगा क्लोरीन होता है हमेशा Cl2 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमेशा अणु के रूप में रहता है। ठीक है, आणविक रूप में रहता है। अब इसको हम परमाणुविक करना चाहते हैं ना, परमाणु बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Cl2 होता है, इसमें 2 Cl होंगे, उन दोनों Cl को हम अलग करेंगे और इस क्रिया को हम कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं, वियोजन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन परमाणु का निर्माण अर्थात वियोजन करेंगे। ठीक है, वियोजन करेंगे, तो वियोजन करेंगे तो वियोजन से यहाँ पर एक परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो है 28.9 किलो कैलोरी प्रति मोल, और दोनों के लिए हो जाएगी 57.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। देखिए हमारे पास में Cl2 है, पहले से गैसीय फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो दो अणु के लिए कितनी है, 57.8, आधे के लिए क्या हो जाएगी, तो आधे के लिए हम लिखेंगे इसको D/2, और आधे के लिए कितनी, 28.9। ठीक है, इसको यूनिट में लिखे हुए नहीं लिखता हो। ठीक है, अब ये आपका Cl2 होता है बदल जाता है Cl में। किस में बदल जाता है, Cl में। ठीक है, ये Cl आपका गैसीय फॉर्म में अलग हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए आधा लिखते हैं। ठीक है,
बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हमने जो Cl2 होता है इससे कोई लेना देना नहीं है, आधा से बैलेंस करने के लिए लिखते हैं। Cl2 होता है, ये 2 है, इसको अकेला किया, वियोजन किया, एक Cl अलग हो गया, ठीक है। वैसे कैसे दोनों अलग हो जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं क्लोरीन होता है इसका हम ऋणायन बनाते हैं, यानी कि आयनित करते हैं। आयनित करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि Cl होता है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। और आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। और उस दौरान यहाँ पर एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, 90.7 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, ठीक है। तो क्लोरीन को हम ऋणायनित करेंगे और आपको पता है कि ऋणायनित करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो क्लोरीन होता है आपका ये Cl है ना, G है। इसको यदि हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बन जाता है Cl माइनस, क्या बन जाता है, Cl माइनस, ओके, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों ने आगे पढ़ा था, जब आयन आयन बन जाते हैं तो आकर्षण से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो दोस्तों हम अब बारी आ गई है कि Na+ है और Cl माइनस है, दोनों के दोनों गैसीय फॉर्म में। तो अभी इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने से हमारा क्रिस्टल बनता है। तो देखिए जब क्रिस्टल बनेगा तो वहाँ पर एक ऊर्जा बाहर निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा U कहते हैं। और इस दौरान कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, 180.4 किलो कैलोरी प्रति मोल बाहर निकलेगी। तो हम जोड़ देते भैया, हमारे पास में है यहाँ पर Na जो कि गैसीय फॉर्म में है प्लस में, साथ में Cl भी गैसीय फॉर्म में है माइनस में, जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl सॉलिड, और साथ में एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ तक ये पूरी कहानी थी, हम देखते हैं तो यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपके लिए लास्ट फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी एनर्जी का मान है, ये एनर्जी का मान है, ये एनर्जी का मान है, हम बॉर्न हैबर चक्र जो होता है उसमें दर्शा के समझेंगे। और साथ में बॉर्न हैबर जो होता है उसने एक समीकरण दिया है और उससे उसका मान निकालेंगे। और वो किसका मान निकालेंगे, संभवन ऊष्मा का मान निकालेंगे, ठीक है। संभवन ऊष्मा क्यों होता है उसका मान निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट एक +E होता है उसको लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता बाहर निकली है, ठीक है। तो बाहर निकले लास्ट में लिखते हैं उत्पाद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद करना सभी। यहाँ पर अभी मैं आपको पूछूंगा भैया। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कि बॉर्न हैबर समीकरण होता है, गणितीय समीकरण, इसके हिसाब से हम यहाँ पर जो संभवन ऊष्मा होती है, क्यों होता है, उसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है कि संभवन ऊष्मा एंड जालक ऊष्मा एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वो तीनों नेगेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही थी, ऊर्जा बाहर निकल रही थी। बाकी यहाँ पर ये तीनों होते हैं वो प्लस में होता है। ये होता है एक जो Cl होता है वियोजन होता है उसके लिए, ठीक है, D/2। और यहाँ पर होता है आयनन एंथैल्पी, ये है आपका जो कि सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सारे मान दिख जाएंगे, है ना, सभी मान को यहाँ पर रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर आगे करूँ इसको सॉल्व, तो -Q बराबर S का मान कितना है, S का मान हमारे पास में 26 किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है। तो 26 हो जाएगा, प्लस I का मान कितना है, I का मान है 118 किलो कैलोरी प्रति मोल बटे D/2। एक अगर हम Cl के लिए देखते हैं तो उसका मान कितना होता है, 28.9 होता है वियोजन के लिए, ठीक है, ऊर्जा का मान। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर -E है, तो -E यहाँ पर कितना होगा, 90 तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का और माइनस का 90.7। फिर दोस्तों प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा और U का मान कितना है, 180 माइनस का 180.4। ओके। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको पता है प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं, फिर माइनस माइनस, देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस है, माइनस माइनस में आपस जुड़ जाता है, ठीक है, और ये प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर -Q बराबर ये हो जाएगा 172.9, इसको जोड़ेंगे, देखो 9 तो 9 आ गया,
बाकी 8 8 8 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 8 8 16 और 6 कितना हो जाएंगे 22, 22 का 2, हासिला भी 2, यहाँ से 2 3 है ना, 3 2 ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 हासिल कितना हो गया 7, 7 और एक लास्ट बचा था ये वाला, तो कितना हो गया 172.9 एंड 7 में ये माइनस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 और ये 11 का एक पॉइंट, यहाँ 0 और 1 0, तो यहाँ पर हो जाता है एक हासिल वही लगेगी एंड 8 और यहाँ पर 16 और 17, 17 ना 7 हासिल अभी 1 1 और 2, 271.1 ठीक है। इसको हम घटा देते हैं तो माइनस की संख्या बड़ी है तो वो माइनस का मान आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है माइनस क्यू बराबर इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 173, तो यहाँ पर माइनस का 98.2 निकल के आएगा। ये मान हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति मोल में, ओके, प्रति मोल में। यदि मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करूँगा तो इसका समथिंग मान आएगा है ना, तो वो कितना आएगा -400, चल नहीं रहा है भैया, 410.9 ये आ जाएगा आपका किलो जूल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल में ये इसका मान आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको कभी कभी जूल में दे रखा है, देखो हमने क्या किया है, हमने जो भी मान है निकाला है उसको लिखा था किलो कैलोरी प्रति मोल में। अगर आपको ज़्यादा मिलता है मान तो इसका मतलब वो किस में होगा, किलो जूल में होगा, किस में होगा, किलो जूल में होगा। तो यहाँ पर हमने जो संभवन ऊष्मा होती है इसका मान निकाल दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने NaCl की चालक ऊर्जा का मान निकाल लिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आ जाती है कि यदि हम इसको चक्र के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शाते हैं। आपको पता है, मैंने आपको सबसे पहले ही बात बोली है कि बॉर्न-हेबर चक्र क्या होता है। तो इसको अगर अपन चक्र के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, देखिए ध्यान से। यदि हमारे पास में यहाँ पर सोडियम है सॉलिड फॉर्म में और Cl है आपका हाफ, वो गैसीय फॉर्म में Cl2, ठीक है। आपको पता है क्या Na होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैसीय फॉर्म में बदलते हैं। जब हम गैसीय फॉर्म में बदलते हैं तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा काम में आती है, ऊष्मा काम में आती है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। तो यहाँ पर हमने प्लस ऐड कर देंगे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, तो ये बदल के जाएगा आपका गैस फॉर्म में। अब गैस से हम क्या बनाते हैं, वापस आयनित करते हैं। तो आयनित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वहाँ पर आपकी कौन काम में आएगी, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे आयनन एंथैल्पी, तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस जो कि गैसीय फॉर्म में, ठीक है। इसका काम तमाम हो गया। इस दौरान हमारे पास में जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, 26, तो यहाँ पर हो जाता है 26। इस दौरान इसमें कितनी थी, 118, तो 118। अब दोस्तों इसकी बारी है। यदि इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गैसीय फॉर्म में तो है सही, लेकिन इसको क्या करूँगा, वियोजन करूँगा, ठीक है। तो वियोजन करेंगे इसको, तो वियोजन के दौरान हमने इसको वियोजन किया, अलग किया है, तो उस दौरान कितनी ऊर्जा बाहर निकली थी, वियोजन किया था, वियोजन किया था तो 28.9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 28.9, तो यहाँ पर हमको मिल गया था Cl जो कि गैसीय फॉर्म में। यदि हमको Cl को आयनित करना है तो आयनित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा काम में आएगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला बंदा, तो Cl माइनस गैसीय फॉर्म में, काम कौन आई हमारे पास में -E, और ऊष्मा इसकी कितना है, ऊर्जा का मान कितना, 90.7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 90.7, सॉरी, ओके। अब आपको पता है, क्या पता है, ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है। यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ किस में, क्रिस्टल में, तो क्या होगा, ये भी गैसीय फॉर्म में Na प्लस है, ये गैसीय फॉर्म में Cl माइनस है, जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा आपका क्रिस्टल जो कि सॉलिड फॉर्म में। और जब ये क्रिस्टल बनता है तो वहाँ पर आपका जालक ऊर्जा बाहर निकलती है
है ना, तो कितनी होगी माइनस का u, यहाँ पर माइनस का u होगा और इसका मान कितना होता है ऊर्जा का 180.4, कितना होगा 180.4। ओके ठीक है। हाँ तो ये तो हो जाएगा ये वाला बात, लेकिन अगर इसको मैं और तरीके से करूँ तो यहाँ से सीधा भैया सीधा इसका फॉर्मेशन करता हूँ, और जब सीधा फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं माइनस क्यू, और माइनस क्यू का मान कितना निकल के आया है माइनस का 98.2, कितना निकल के आया है 98.2। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पर तो माइनस है तो उसको माइनस क्यों नहीं लिखा। देखो मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यदि इन दोनों माइनस माइनस को हटा देंगे तो यहाँ पर क्यू भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा ही है। इसी को हम बोलते हैं भैया, बहुत अच्छा तरीके से वाला नाम, जिसे हम क्या कहते हैं बॉर्न-हेबर चक्र। इसी को हम बोलते हैं बॉर्न-हेबर चक्र। बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं कि इसके अलावा भी बॉर्न-हेबर का महत्व क्या है। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन है, बाकी कुछ नहीं है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट था पूरा आपका मेन टॉपिक, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट बात है, वो लास्ट बात क्या है बॉर्न-हेबर चक्र की महत्ता, यानी कि इसके अलावा जो भी हमने आगे पढ़ा उसके अलावा भी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसका बॉर्न-हेबर चक्र का। देखिए पहली बात याद रहती है कि इस चक्र की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात किया जा सकता है। कैसे किया, जो भी हमारा आगे फॉर्मूला था उसको जस्ट विपरीत कर दिया, ये माइनस क्यू था इधर था तो उसको हम इधर ले आते, और ये आपका ई होगा माइनस का इधर होता है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, ये आपका इधर माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो गया, बस बाकी कुछ नहीं, समीकरण वैसे कैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का मतलब क्या था इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी सहायता से आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। कैसे, अगर Q का मान यदि इसका मान ऋणात्मक है तो हम सिंपल कह सकते हैं यौगिक का निर्माण हो रहा है, एक क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका मान ज़्यादा देखते हैं ऋणायन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल ज़्यादा अस्थायी है। कैसा है, ज़्यादा अस्थायी है। ठीक है, तो नेगेटिव अगर ज़्यादा आता है तो उतना ही अधिक अस्थायी होता है। और लास्ट बात है प्रोटॉन बंधुकता की गणना की जा सकती है, इसकी सहायता से हम प्रोटॉन बंधुकता की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बॉर्न-हेबर चक्र, साथ में उसकी महत्ता, एप्लीकेशन, सारा कुछ डिटेल क्लियर हो गया है। और दोस्तों मज़ा आया होगा आप लोगों को अगर ध्यान से वीडियो देखा एंड तक तो दोस्तों ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, और आप लोग इतना कमेंट करते हो कि क्या बताऊँ, है ना। तो थोड़ा सब्र रखिए, शांत रखिए, रुकिए ज़रा, है ना, जैसे डायलॉग बोलते हैं ना वैसे। तो आप सब्र रखिए, वीडियो आ जाएगा। जो भी आपको टॉपिक चाहिए ना तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है, तो कमेंट कर देना, साथ में मैं जब भी टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा। हाँ आएगा लेट, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आएगा, लेट आ सकता है पर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट हो तो उसमें शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।